Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to your KPKNers channel. Hi dears, my name is Said Anwar Sarwar and you are watching KPKNers. जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने स्टार्ट किया है HN का यूनिट नंबर 1, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर डिस्कस किए पिछले लेक्चर्स में, लाइक स्टोमाटाइटिस, ओरल कैंसर, सेलेब्रल ग्लैंड डिसऑर्डर, गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिसऑर्डर और हाइटल हर्निया। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले एक न्यू डिसऑर्डर विच इज़ कॉल्ड एकिलेक्सिया। उसके बाद हमारे पास 2 और डिसऑर्डर रहते हैं, डाइवर्टिकुलर एंड एसोफेजियल कैंसर्स, जिसके बाद हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा HN का। तो स्टार्ट कर लेते हैं एकिलेक्सिया से। प्लीज़ अपने साथ कॉपी और पेन उठाइए, जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ अपने साथ नोट कीजिए। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मीनिंग ऑफ एकिलेक्सिया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एकिलेक्सिया? जब भी हमें मीनिंग का पता चले किसी डिसऑर्डर के बारे में, तो फिर हमारे लिए डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन बहुत इजी हो जाता है और समझना बहुत इजी हो जाता है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एकिलेक्सिया? एकिलेक्सिया इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स लॉस ऑफ रिलैक्सेशन। जब हमारे एस्पेगस की मसल्स रिलैक्सेशन की एबिलिटी लॉस करे, यानी कि रिलैक्स ना हो सके, इस इबनॉर्मेलिटी को हम क्या कहते हैं? एकिलेक्सिया। नॉर्मली तो आप लोग जानते हैं कि हमारे फूड पाइप में, एसोफेगस में एक प्रोसेस होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द मसल होता है, विच इज़ कॉल्ड पेरिस्टालसिस प्रोसेस। ये प्रोसेस क्यों होता है? ताकि जब जो भी हम फूड खाए उसका ब्रेक डाउन कर सके और नीचे पुश कर सके इनटू द स्टोमक। लेकिन जब हमारे एसोफेगस के मसल्स के नर्व्स में कुछ इबनॉर्मेलिटी आए तो इसकी वजह से सिर्फ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते लेकिन रिलैक्स नहीं होते। और ये कहाँ पर होता है? ये कॉमन प्रॉब्लम कहाँ पर पाया जाता है? एसोफेगस के नीचे जो डिस्टल पार्ट है, स्फिंक्टर वाले हिस्से में नॉर्मली प्रोसेस होता है, इबनॉर्मेलिटी होती है। तो इसकी वजह से फूड जो होता है स्टक रहता है, नीचे नहीं जा सकता इनटू द स्टोमक। इस इबनॉर्मेलिटी को हम क्या कहते हैं? एकिलेक्सिया। तो उम्मीद करता हूँ कि 80% तो आप लोगों को डिसऑर्डर क्लियर हुआ कि व्हाट इज़ एकिलेक्सिया। ओके जी, नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इट। एकिलेक्सिया इज एब्सेंट or ineffective peristalsis of the distal esophagus accompanied by failure of the esophageal sphincter to relax in the response to swallowing। तो मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया कि पेरिस्टालसिस प्रोसेस क्या होता है। तो एकिलेक्सिया में क्या होता है कि नर्व्स डैमेज होते हैं या इबनॉर्मल होते हैं, तो उसकी वजह से जो पेरिस्टालसिस प्रोसेस होता है वो बिल्कुल या तो कम्प्लीटली गायब होता है या बिल्कुल होता ही नहीं, इनइफेक्टिव होता है, एबनॉर्मल होता है। तो उसकी वजह से फिर हमारा जो डिस्टल एसोफेगस है, जहाँ पर स्फिंक्टर भी पाया जाता है, वो रिलैक्स नहीं होता, यानी कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रहता है। इस एबनॉर्मेलिटी को हम क्या कहते हैं? एकिलेक्सिया। और जिसकी वजह से फिर डिस्पीजिया होता है, यानी कि जब हम जो भी खाते हैं पीते हैं वो बहुत मुश्किल होता है उसको नीचे पुश करने में, यानी कि स्वॉलोइंग में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एकिलेक्सिया। ओके जी, narrowing of the esophagus just above the stomach result in the gradually increase the dilation of the esophagus in the upper chest। तो जब esophagus बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होता है, नैरो होता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है नीचे वाले एसोफेगस वाले पोर्शन पर, जिसकी वजह से डायलेशन होता है, यानी कि स्वेलिंग होता है अपर इनटू द अपर चेस्ट। ये आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में। तो आम सी बात है कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो इसकी वजह से हमारा जो नीचे वाला हिस्सा होता है एसोफेगस का, उसमें थोड़ा सा स्वेलिंग होता है। तो ये भी एक डायग्नोसिस है एकिलेक्सिया का। ओके जी, आगे हमारे पास क्या है? काजेज। काजेज क्या है हमारे पास? व्हाट इज द काजेज ऑफ एकिलेक्सिया? एडियोपैथिक अननोन काज इन द मोस्ट केसेज। एडियोपैथिक मतलब होता है एडियोलॉजिकली होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये काज हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास स्पेसिफिक काज नहीं होता एकिलेक्सिया का कि किस चीज़ से काज होता है। डिजेनरेशन ऑफ द नर्व्स इन द एसोफेगस। तो इस तरह भी हो सकता है कि हमारे एसोफेगस में जो नर्व्स होते हैं इनवॉलंटरी जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो उसमें डिजेनरेशन आ सकती है, एबनॉर्मेलिटी आ सकता है। डिसफंक्शन ऑफ द लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर्स। हमारा जो नीचे वाला स्फिंक्टर होता है एसोफेगस में, जो कि ओपन होता है, क्लोज होता है जब भी फूड जाता है एसोफेगस टू इनटू द स्टोमक, तो उसमें इबनॉर्मेलिटी आ सकता है उसके कॉन्ट्रैक्शंस में। इन्फ्लेमेशन ऑफ द एसोफेगस मसल्स। इन्फ्लेमेशन हो सकती है एसोफेगस मसल्स में, जिसकी वजह से हमारा जो पेरिस्टालसिस प्रोसेस होता है वो नहीं हो सकता। वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, मतलब कि हमारा इम्यून सिस्टम उसको फ़ौरन बॉडी समझकर उस पर अटैक कर सकते हैं मसल्स पर, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज कर सकता है और दूसरी प्रॉब्लम को काज कर सकता है। हेरिडिटी फैक्टर्स। हेरिडिटी फैक्टर मीन्स ये जनरेशन टू जनरेशन भी हो सकता है, यानी कि जेनेटिकली भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर सच इज एक्सपोजर टू केमिकल्स रेडिएशन। केमिकल रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है, जो कि हमारे DNA में चेंजेस
को काज कर सकता है, म्यूटेशन को काज कर सकता है और इसकी वजह से हमारे एस्पिगस की मसल्स का डैमेज हो सकता है। व्हाट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फॉर एकिलेक्सिया? व्हाट इज द साइन एंड सिम्टम फॉर एकिलेक्सिया? नंबर 1, डिफ़िकल्टी इन स्वॉल्विंग बोथ लिक्विड्स एंड सॉलिड। जब भी हम कोई चीज़ खाते या पीते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसको निगलने में, स्वॉल्विंग में, बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल पेरिस्टालिसिस, और सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन नहीं होता, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पेन होता है, इरिटेशन होता है। इसको हम कहते हैं डिस्पेजिया। अपने साथ नोट कीजिए, विच इज़ आल्सो कॉल्ड डिस्पेजिया। सेकंड वन क्या है? सेंसेशन ऑफ द फूड स्टेकिंग इन द लोअर पोर्शन ऑफ द एसोफेगस। जो डिस्टल पार्ट होता है ऑफ द एसोफेगस या लोअर पार्ट होता है वहाँ पर इस तरह इरिटेट होता है, पेन होता है, महसूस होता है जैसे कि कोई चीज़ स्टक हुई है इन द लोअर पोर्शन ऑफ द एसोफेगस, बिकॉज वहाँ पर जो स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स नहीं होता। ओके जी। रिगर्गेटेशन भी हो सकता है अदर स्पॉन्टेनियसली और इंटेंशनली, यानी कि अचानक रिगर्गेटेशन भी हो सकता है या इंटेंशनली। जो भी हमने कुछ खाया होता है, पिया होता है, वो कंटेंट वापस आता है अपर पार्ट के जो हमारा माउथ है ऊपर की तरफ। चेस्ट पेन एंड हार्ट बर्न्स भी हो सकता है। हार्ट बर्न्स को हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? पायरोसिस। हार्ट बर्न्स मीन हार्ट बर्न सेंसेशंस, इरिटेशंस, विच इज आल्सो कॉल्ड पायरोसिस। अपने साथ नोट कीजिए। हम किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं एकिलेक्सिया को? नंबर 1, एक्सरे कर सकते हैं। जो हमारा लोअर पोर्शन होता है स्फिंक्टर के साथ, वहाँ पर थोड़ा सा स्वेलिंग हो सकता है, तो एक्सरे के जरिए डिटेक्ट कर सकते हैं। बेरियम स्वॉल्विंग, जो ये हम लिक्विड की शक्ल में बेरियम लेते हैं, सॉल्व करते हैं ताकि हमें पता चल सके कहाँ पर कंटेंट जो होते हैं, फूड कंटेंट, लिक्विड कंटेंट होते हैं, वो स्टक हुई है या स्वेलिंग हुआ है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी सिटी स्कैन कर सकते हैं। एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं, यानी कि हम कैमरे के जरिए जान सकते हैं ऑर्गन में कि कहाँ पर फूड कंटेंट या स्वेलिंग हुई है। इसके अलावा हाउवर द डायग्नोसिस कन्फर्म बाय डैश, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मोनोमेट्री हमारे पास कंफर्म करती है कि ये एकिलेक्सिया है या हाइटल हर्निया है या कोई दूसरा एबनॉर्मेलिटी है। ये इस तरह का प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द एसोफेगस प्रेशर इज मेजर्ड बाय रेडियोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। तो मोनोमेट्री के ज़रिए हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं एसोफेगस के प्रेशर को, या वहाँ पर जो भी एबनॉर्मेलिटी है वो हम मोनोमेट्री के ज़रिए हम मेजर करते हैं कि क्या एबनॉर्मेलिटी है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो मोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ज़रिए हम कंफर्म करते हैं कि ये एकिलेक्सिया है या कोई और एबनॉर्मेलिटी है। ओके जी। मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट फॉर एकिलेक्सिया। द पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू ईट स्लोली एंड टू ड्रिंक फ्लूइड विद मील। हम पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं कि जब भी खाए आहिस्ता खाए और थोड़ा सा फ्लूइड भी उसके साथ ले, ताकि इम्प्रूव कर सके स्वॉल्विंग प्रोसेस को या पेरिस्टालिसिस प्रोसेस को, यानी कि निगलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए पेशेंट को एजुकेट किया जाता है। एज अ टेम्परेरी मेजर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड नाइट्रेट्स हैव बीन यूज्ड टू डिक्रीज द एसोफेजियल प्रेशर एंड इम्प्रूव द स्वॉल्विंग। टेम्परेरी बेस पर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या नाइट्रेट्स को भी हम दे सकते हैं पेशेंट को, ताकि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसको ब्लॉक कर सके और रिलैक्सेशन को इम्प्रूव कर सके। तो इसकी वजह से एसोफेजियल जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा और स्वॉल्विंग प्रोसेस इम्प्रूव होगा। इंजेक्शन को हम दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी बेस पर जो हम इंजेक्शन यूज़ करते हैं वो है बोtulinum टॉक्सिन या बोटॉक्स इंजेक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ये इंजेक्शन कौन से डिजीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? एकिलेक्सिया डिजीज़ के लिए, बिकॉज ये इंजेक्शन हमारे मसल को रिलैक्स करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन को ब्लॉक करते हैं, तो इसलिए हम इस इंजेक्शन को यूज़ करते हैं। और ये इंजेक्शन नॉर्मली फीमेल अपनी फेशियल एक्सप्रेशन लुक को इम्प्रूव करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं एज अ कॉस्मेटिक, बिकॉज ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन को ब्लॉक करते हैं और रिलैक्सेशन को इम्प्रूव करते हैं। बिकॉज इट इज़ हेल्पफुल टू इनहिबिट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल, पीरियोडिक इंजेक्शन आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द रिमिशन। ये इंजेक्शन हम एंडोस्कोपी के जरिए देते हैं और ये हमारे पास इंप्रूव करते हैं मसल्स रिलैक्सेशन को, कॉन्ट्रैक्शन को ब्लॉक करता है। और ये इंजेक्शन हम पीरियोडिकली यानी कि टाइम टू टाइम बार बार देते हैं। ओके जी। इफ दिस मेथड आर अनसक्सेसफुल, pneumatic dilation or surgical separation of the muscle fiber may be recommended, which is also called Heller myotomy। अगर ये इंजेक्शन हेल्प ना दे सके तो फिर हम फोर्सफुली फिजिकली हम एसोफेगस की मसल को डायलेट करते हैं बैलून के ज़रिए, या सर्जिकल ऑपरेशन भी करते हैं, फाइबर्स के को थोड़ा सा कट देते हैं। जो नीचे जो स्पेंक्टर होता है वो ब्लॉक होता है तो उसको थोड़ा सा कट दिया जाता है ताकि इम्प्रूव हो सके फ्लूइड का मूवमेंट फ्रॉम एसोफेगस इनटू द स्टमक, तो विच इज़ आल्सो कॉल्ड हेलर मायोटोमी।
तो एमसीक्यूज में आ सकता है कि हिलर मायोटोमी कौन से डिजीज़ के लिए परफॉर्म की जाती है ये सर्जरी। हिलर मायोटोमी यूज़ की जाती है एकिलेक्सिया के लिए, बिकॉज इस सर्जरी के ज़रिए जो लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर होता है उसके मसल को थोड़ा सा कर दिया जाता है ताकि ओपन हो सके वो और इम्प्रूव हो सके मूवमेंट फ्रॉम एसोफेगस टू स्टोमक ऑफ द फूड कंटेंट। तो ये हमारे पास हिलर मायोटोमी है। What is nursing diagnosis? Impaired swallowing related to esophageal dysfunctions and dyspepsia manifested by difficulty swallowing solid and liquid fluids, regurgitation and chest pain। तो ये सारे प्रॉब्लम सामने आएंगे जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और रिलैक्स नहीं होंगे, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी स्वॉलिंग में, जिसको हम डिस्पीजिया भी कहते हैं, और थोड़ा सा इसके वजह से चेस्ट पेन भी होगा और रिगर्गेटेशन जो फूड कंटेंट भी वापस आएंगे इनटू द माउथ। ये तो बहुत इजी है। रिस्क फॉर एस्पायरेशन रिलेटेड टू डिक्रीज द लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर्स फंक्शन एंड डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग मैनिफेस्टेशन बाय कपिंग, चोकिंग एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। एस्पायरेशन मीन्स जो फूड कंटेंट होते हैं वो एसोफेगस से मूवमेंट एसोफेगस से आ सकती है इनटू द फूड पाइप, ट्रेके में ये कंटेंट आ सकते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कपिंग का प्रॉब्लम हो सकता है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है, और इसके अलावा स्वॉलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो ये सारे हमारे पास कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस है जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि एकिलेक्सिया प्रॉब्लम है। Imbalanced nutrition, less than body requirement related to inadequate oral intake due to difficulty swallowing manifested by weight loss, poor oral intake and malnutrition। तो न्यूट्रिशन का इम्बेलेंस होगा पेशेंट में, बिकॉज डिस्पीजिया की वजह से, इरिटेशन पेन की वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा खाएगा पिएगा नहीं, तो उसकी वजह से वेट भी लॉस होगा। Anxiety related to fear of the choking or complication related to disease process manifested by restlessness, nervousness and apprehensions। तो चूँकि इसमें ज़्यादातर चोकिंग भी हो सकता है, यानी कि फूड कंटेंट का स्टकिंग भी हो सकता है, तो इसलिए एंजाइटी होता है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है कि ये क्या हुआ चाहे, मैं ना कुछ खा सकता हूँ ना पी सकता हूँ, या कपिंग या चेस्ट पेन का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसकी वजह से एंजाइटी का सामना हो सकता है पेशेंट को। नर्सिंग डायग्नोसिस हमारे पास कंटिन्यू है। Ineffective coping related to chronic illness and its effect on daily activity manifested by poor self-care, social isolation and decreased quality of life। तो चूँकि डिजीज़ की वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली चेंजेस आएंगे, तो इसकी वजह से वो अपने आप का ख्याल नहीं रख पाएगा, या वो लोगों से दूर रहना पसंद करेगा और वो पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजारेगा। तो ये सारे हमारे पास डायग्नोसिस है। रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू फैटीग, वीकनेस और एम्पायर मोबिलिटी मैनिफेस्टेड बाय फॉल्स। तो हमारे पास जब पेशेंट बैठे रहेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, तो फैटीग वीकनेस महसूस करेगा, या इसके अलावा डिक्रीज एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ लिविंग। तो इन सारे एबनॉर्मलिटी की वजह से वो डेली लाइफ की जो एक्टिविटी है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। नर्सिंग इंटरवेंशन, हम क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं पेशेंट के लिए? नर्सिंग मैनेजमेंट, इंश्योर द एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन सच एज प्रोवाइडिंग स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, टेकिंग लिक्विड्स इफ नीडेड। तो हम न्यूट्रिशन का ख्याल रख सकते हैं, बिकॉज पेशेंट ज़्यादा खाना पीना पसंद नहीं करेगा, तो इम्बेलेंस ऑफ द न्यूट्रिशन होगा। मेडिकेशन इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, मेडिकेशन देंगे। नर्सेज में भी एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन दैट हेल्प रिलैक्स द लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर्स। तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, बोटॉक्स दे सकते हैं, नाइट्रेट दे सकते हैं, ताकि जो लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर्स है उसको रिलैक्स कर सके। Positioning the patient in the upright position during and after meals can help reduce the risk for aspiration and improve the digestion। तो चूँकि डाइजेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इंडाइजेशन का, रिगर्गेटेशन का, डिस्पेप्सिया का, तो इसलिए पोजीशनिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि ज़्यादा पेशेंट लेट ही ना रहे, या आफ्टर ईटिंग जल्दी ना सोए, जब भी कुछ खाते पीते थोड़ा सा वॉक करें। तो ये सारे हमारे पास इंटरवेंशन है। पेशेंट को एजुकेट करना, किस तरह एजुकेट कर सकते हैं अबाउट डिजीज़ प्रोसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ द एडेंट ट्रीटमेंट ऑफ प्लेंट एंड वेरिंग साइन कॉम्प्लिकेशन सच इज वेट लॉस और रिकरेंट चेस्ट पेन्स। तो हम पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं उसके ट्रीटमेंट के हवाले से और वेट लॉस के हवाले से कि वेट लॉस करना है या थोड़ा सा वॉक करना है आफ्टर ईटिंग। तो ये सारे हमारे पास कुछ स्टेप्स है। आगे हमारे पास लास्ट स्लाइड है। इमोशनल सपोर्ट भी दे सकते हैं, चूँकि पेशेंट ना कुछ सही तरीके से खा सकता है, पी सकता है, डेली लाइफ एक्टिविटी कर सकता है, रिगर्गेटेशन भी होगा, डिस्पेप्सिया भी होगा, तो हम इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं। पेशेंट विद एकिलेसिया में एक्सपीरियंस एंजाइटी और डिप्रेशन due to their symptom or difficulty in swallowing. Nurses can provide emotional support,
assess for the psychological issues, prepare the patient for appropriate resources such as counseling और support group. हम काउंसलिंग कर सकते हैं पेशेंट को, हम एजुकेट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, और चाहे वो इस्लामिक तरीके से हो या कोई दूसरी तरीके से हो, स्पोर्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना, वॉकिंग करना, तो ये सारे हमारे पास इमोशनल सपोर्ट है. मॉनिटरिंग फॉर कॉम्प्लिकेशंस, हमें चाहिए कि हम पेशेंट पर नज़र रखें, मॉनिटरिंग करें, कोई कॉम्प्लिकेशन तो ना है इस डिजीज़ की वजह से, और डिजीज़ तो ना डेवलप हो. नर्स शुड बी मॉनिटर फॉर द कॉम्प्लिकेशन सच एज एस्पायरेशन निमोनिया, वेट लॉस, चेस्ट पेन, रिपोर्ट एनी चेंजेस इन द पेशेंट कंडीशन ऑफ द हेल्थ केयर टीम्स. तो हमने पेशेंट पर नज़र रखनी है उसके वेट लॉस के हवाले से. एस्पिरेशन निमोनिया मीन्स जब भी हम कुछ खाते हैं पीते हैं वो सारा कंटेंट हमारा एस्पेगस फूड पाइप से आ सकता है इनटू दी एयरवे, यानी कि ट्रीकिया, तो ट्रीकिया में आ सकता है, तो इसकी वजह से हमारे पास एस्पिरेशन हो सकता है, बहुत सीवियर निमोनिया हो सकता है, कपिंग हो सकता है. तो ये सारे हमारे पास कुछ चेंजेस है जो कि आ सकते हैं बॉडी में, तो इसलिए हमने नज़र रखनी है पेशेंट पर. तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड थे. इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू डिजीज़ के साथ नेक्स्ट लेक्चर में डायवर्टिकुलम के साथ. तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी, मेरे चैनल का भी, और लिंक्स को ज़रूर शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ. और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ नर्सिंग 3rd सेमेस्टर के हवाले से, पास पेपर के MCQs. तो आज तक इतने ही. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी, मेरे चैनल का भी. सैयद अनवर सरवर को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.